हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी उस वक्त की है जहां धरती विनाश के कगार पर आ गई है और जहां एक इंसान अपने डॉग की देखभाल के लिए एक रोबोट तैयार करता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी के शुरू में हम एक आदमी फिंच को देखते हैं जो एक रेत के तूफान से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसकी मशीन उसे बताती है कि यहाँ का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है और यूवी रेडिएशन का लेवल भी बहुत ज्यादा है। तभी उसे सामने एक स्टोर दिखता है और वो अपने रोबोट ड्यूई के साथ उसके अंदर चला जाता है। वो दोनों वहाँ से काफी सारी सप्लाईज इकट्ठी करते हैं जिसमें कुछ डॉग फूड भी है और फिर फिंच उस जगह को मार्क करके वहाँ से निकल जाता है। वो रोवर को लेकर अपने ट्रक में आता है और मैप पर एक नई जगह ढूंढकर उस तरफ जाने लगता है। यहाँ एक शॉट में हम देखते हैं कि धरती एकदम बंजर जैसी हो गई है और पता चलता है कि ये सब एक सोलर फ्लेयर के कारण हुआ है जिसने ओजोन लेयर में काफी सारे होल्स कर दिए हैं। टेम्परेचर और रेडिएशन बढ़ने की वजह से दुनिया में अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जो किसी तरह खुद को जिंदा रखने में लगे हुए हैं। इधर आगे बढ़ते हुए फिंच को सामने से आता एक तूफान नजर आता है जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जल्दी ही वो लोग एक फैक्ट्री में आते हैं जहाँ उसने अपना शेल्टर बनाया हुआ है और हम उसे रोवर और खुद को साफ करते हुए देखते हैं। यहाँ उसके पहने एक आई कार्ड से समझ आता है कि वो इसी कंपनी में एक रोबोटिक इंजीनियर था और इस तबाही के बाद से यहीं रहने लगा है। घर आकर वो अपने डॉग गुडियर से मिलता है जो अकेला होने के कारण उसे बहुत मिस कर रहा था और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। फिर रोवर उसे आज की सप्लाईज देता है और फिंच गुडियर को खाना खिलाकर लाइब्रेरी में स्टडी करने चला जाता है। वहाँ वो कुछ किताबें निकालकर एक रोबोट को उन्हें स्कैन करने को देता है और पता चलता है कि इसमें बेसिक सर्वाइवल के अलावा डॉग को मैनेज करने की भी इंफॉर्मेशन है। यहाँ हम देखते हैं कि वो एक नए रोबोट पर काम कर रहा है और ये सारी इंफॉर्मेशन भी उसी में अपलोड करने वाला है। रात को वो रेडिएशन के इफेक्ट वाली एक बुक पढ़ता है और समझ आता है कि वो रेडिएशन पॉइजनिंग की बीमारी से जूझ रहा है। आगे हम उसे एक बार फिर रोबोट पर काम करते हुए देखते हैं जहां वो ड्यूई के कैमरास निकालकर रोबोट में लगा देता है और फिर स्कैन किया हुआ डेटा अपलोड करने लगता है। पहले तो उसमें कुछ एरर आती है लेकिन जल्दी ही रोबोट इशारों से उसकी बातों का जवाब देने लगता है और ये देखकर फिंच बहुत खुश हो जाता है। फिर वो उसमें स्पीच सॉफ्टवेयर डालता है जिससे वो और रोबोट आपस में कम्युनिकेट करने लगते हैं। फिंच उसे कुछ रूल्स फॉलो करने को कहता है जिसमें एक है किसी भी इंसान को कोई नुकसान न पहुँचाना और हमेशा उसकी मदद करना और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रूल कि उसे फिंच के एब्सेंस में गुडियर का ध्यान रखना होगा। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और हम फिंच को एक विंड मिल पर खड़े हुए देखते हैं जो उसके शेल्टर को इलेक्ट्रिसिटी देती है। वो किसी तरह उसे चालू करता है लेकिन तभी उसकी नजर सामने से आते हुए एक तूफान पर पड़ती है जो देखने में बहुत बड़ा और खतरनाक है। वो तुरंत नीचे आकर रोबोट को वेदर सिस्टम से कनेक्ट करता है जो उसे बताता है कि तूफान अगले 24 घंटे में उन तक पहुंच जाएगा और उसके गुजरने में करीब 40 दिन का समय लगेगा। फिंच ये सुनकर घबरा जाता है और मैप पर किसी सेफ लोकेशन की तलाश करता है। फाइनली वो सैन फ्रांसिस्को के पास बने पहाड़ों में जाने की सोचता है क्योंकि सुनसान होने के कारण वो उनके लिए एकदम सेफ जगह है। अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो रोबोट के डेटा ट्रांसफर स्पीड को बढ़ा देता है। रोबोट उसे वार्न करता है कि इस तरह वो सिर्फ 72% नॉलेज ही डाउनलोड कर पाएगा लेकिन फिंच उसे बताता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। फिर वो उसे चलना सिखाता है और रोबोट भी तेजी से ये सब सीखने लगता है। आगे के कुछ सीन्स में हम उन्हें जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं जहाँ फिंच एक कैमरे से ड्यूई की आंख भी ठीक कर देता है। जल्दी ही वो दिन आ जाता है और वो सब एक कैंपिंग वैन लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। सुनसान रास्तों और वीरान पड़े शहरों से होते हुए वो लोग एक खुली जगह में आते हैं जहाँ फिंच उन्हें बताता है कि एक टाइम पर यहाँ बहुत हरियाली होती थी। रोबोट भी एक बच्चे की तरह सारी चीजें ऑब्जर्व करता है और फिंच से उसके पोस्ट कार्ड्स के बारे में पूछता है। फिंच उसे समझाता है कि कैसे इंटरनेट से पहले लोग इस तरह के पोस्ट कार्ड ही भेजा करते थे और ये सैन फ्रांसिस्को वाला पोस्ट कार्ड भी उसके एक अंकल ने भेजा है। यहाँ समझ आता है कि आधी इंफॉर्मेशन डाउनलोड होने के कारण रोबोट को अभी बहुत कुछ सीखना होगा और फिंच भी ये बात अच्छे से समझ जाता है। जल्दी ही वो लोग एक सिटी में आते हैं जहाँ फिंच रोबोट को अपने साथ बाहर लेकर जाता है ताकि वो उसे सर्वाइवल के तरीके सिखा सके। वो लोग एक बंद पड़े थिएटर में जाते हैं जहाँ रोबोट एक शीशे में पहली बार अपनी झलक देखता है और उसे अपने और फिंच में डिफरेंस समझ आता है। यहाँ फिंच को कुछ पॉपकॉर्न्स मिलते हैं और वो एक लोहे के कवर पे उन्हें पॉप करके दिखाता
आता है, जिसे पता चलता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है। तभी वो देखते हैं कि तूफान तेजी से उनके पीछे आ रहा है और वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ उसकी मशीन उसे तूफान की वार्निंग देती है और फिंच समझ जाता है कि इससे बचकर निकलना मुश्किल है। वो रोबोट की मदद से वैन को कुछ केबल से बांधता है और सबको सिक्योर करके वेट करने लगता है। तूफान भी पूरी ताकत से उन पर हमला करता है, जिससे वैन की कुछ केबल्स टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह बच जाते हैं। जल्दी ही तूफान थम जाता है और फिंच देखता है कि बस वही केबल इंटैक्ट है जो रोबोट ने बांधी थी। आगे रोबोट उसकी वैन का टायर चेंज करने में मदद करता है, क्योंकि फिंच अपना जैक लाना भूल गया था और ये देखकर फिंच को उस पर बहुत प्राउड फील होता है। वो उसे अपना नाम जैक रखने को कहता है, लेकिन रोबोट को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो काफी सोचकर अपना नाम जेफ रख लेता है। फिंच को भी ये नाम बहुत पसंद आता है और वो हाथ मिलाकर जेफ का इस दुनिया में स्वागत करता है। आगे हम देखते हैं कि जेफ गुडियर से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन गुडियर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और तब फिंच उसे समझाता है कि इसके लिए उसे गुडियर के दिल में ट्रस्ट पैदा करना होगा। फिर हम उन्हें आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ फिंच एक स्टोरी के थ्रू जेफ को समझाता है कि कैसे उसे धीरे धीरे गुडियर के दिल में अपने लिए प्यार जगाना होगा ताकि वो उस पर भरोसा कर सके। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फिंच की तबीयत फिर बिगड़ जाती है और वो गाड़ी को एक रोड साइड कैफे में रोकता है। वहाँ वो गुडियर को जेफ को पकड़ाकर अकेले ही अंदर जाता है और देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। तभी उसे गुडियर के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वो देखता है कि जेफ उसे खींचकर बाहर ला रहा है। वो जेफ को ऐसा करने से मना करता है और उसे वहीं छोड़कर गुडियर के साथ अंदर आ जाता है। यहाँ जेफ वैन को चलाने की कोशिश करता है और इससे पहले कि फिंच उसे रोक पाए वैन क्रैश हो जाती है। फिंच को पता है कि वो रेडिएशन वाली धूप में नहीं जा सकता और इसीलिए वो जेफ से अपना यूवी सूट लाने को कहता है, लेकिन देखता है कि जेफ फिर से वैन ड्राइव करके वापस ला रहा है। वो एक बार फिर वैन को क्रैश करता है और इस लापरवाही से नाराज होकर फिंच उसे दिखाता है कि कैसे ये रेडिएशन उसकी और गुडियर की जान ले सकती है। फिर वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बस इसीलिए बनाया है ताकि मेरे मरने के बाद तुम गुडियर का ध्यान रख सको, और जेफ को ये सुनकर थोड़ा दुख होता है। वो आगे बढ़ते हैं, जहाँ फिंच देखता है कि जेफ पीछे उदास बैठा हुआ है और वो उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। जेफ भी शुरुआत में थोड़ी गलतियाँ करता है, लेकिन फिर जल्दी ही एक परफेक्ट ड्राइवर बन जाता है। आगे हम उन्हें एक जगह रेस्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ जेफ पूछता है कि अगर धूप इतनी ही खतरनाक है तो वो रात को ट्रेवल क्यों नहीं करते। तब फिंच उसे समझाता है कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा इंसानों से है, जो रेडिएशन की वजह से सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं और वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये कहकर वो उसे अंदर चलने को कहता है, लेकिन जेफ कुछ और देर बाहर बैठने की रिक्वेस्ट करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेफ इंसानों की तरह एक कंबल लपेटकर बैठा हुआ है और तभी उसे फिंच के खांसने की आवाज आती है। पता चलता है कि उसे बहुत तेज बुखार है और जेफ उसके टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि गुडियर भी बहुत उदास है और समझ जाता है कि जल्दी ही फिंच को मेडिसिन देनी होगी। आगे हम उसे डेनवर सिटी आते हुए देखते हैं, जहाँ गुडियर को फिंच के पास छोड़कर वो ड्यूई के साथ एक हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ वो ड्यूई को नीचे छोड़कर अकेला ऊपर जाता है, जहाँ उसे कुछ मेडिसिन और एक कोट मिलता है। इधर आँख खुलने पर फिंच बाहर देखता है कि वो एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। वो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और तुरंत अपना यूवी सूट पहनकर उन्हें वापस लाने जाता है। उधर हॉस्पिटल में ड्यूई एक टॉय उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ लगाए हुए ट्रैप में फंसकर नष्ट हो जाता है। तभी फिंच भी वहाँ पहुँचता है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो समझ जाता है कि यहाँ खतरा है और तुरंत जेफ को ढूंढने जाता है, जो अभी भी ऊपर मेडिसिन ढूंढ रहा है। जल्दी ही वो उस तक पहुँच जाता है और उसे बताता है कि कैसे उसकी लापरवाही से ड्यूई मारा गया है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और इससे पहले कि कोई उन्हें पकड़ पाए, फिंच उसे जल्दी से लेकर वापस वैन में आ जाता है। इस बार वो खुद ड्राइव करता है ताकि जल्दी से उन्हें यहाँ से निकाल सके। और तभी हम पार्किंग में खड़ी एक कार की लाइट्स जलते हुए देखते हैं। थोड़ा आगे जाने पर वो जेफ को ड्राइव करने को कहता है और खुद अपनी सेफ्टी के लिए एक गन बाहर निकालता है, क्योंकि उसे डर है कि वो जरूर किसी की नजरों में आ गए हैं। जल्दी ही उसका ये डर सच हो जाता है और वो देखते हैं कि एक कार उनका पीछा कर रही है। फिंच उसे तेज चलाने को कहता है ताकि वो उस गाड़ी को पीछे छोड़ सके और तभी उसे सामने एक अंडरपास दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि यहाँ वो उन्हें धोखा दे सकते हैं और तुरंत जेफ से स्टीयरिंग लेकर नीचे की ओर मोड़ देता है। जेफ उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अंडरपास से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन फिंच उसकी एक नहीं सुनता और इस वजह
जहाँ से उनकी गाड़ी अंडरपास में फंस जाती है। फिंच को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस कार को आते देखकर समझ जाता है कि वो पकड़े जाएंगे। तभी जेफ बाहर जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वैन को अंडरपास के नीचे ले आता है, जिससे वो गाड़ी उन्हें नहीं देख पाती। यहाँ फिंच को लगता है कि शायद वो अब इस काबिल नहीं है कि उन्हें आगे ले जा सके और अपना मिशन कैंसिल कर देता है। जेफ उसे समझाता है कि वो अब भी उस पर पूरा यकीन करता है और तब फिंच उसे एक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे काफी साल पहले सप्लाई इकट्ठी करते वक्त मुझे एक लड़की और उसकी मॉम दिखाई दी, जिनके पास काफी सारा सामान था। फिर वहाँ एक आदमी आया जिसने सामान के लिए उन दोनों को शूट कर दिया और मैं चाह कर भी उन्हें नहीं बचा पाया। उसी लड़की के बैग में मुझे गुडियर मिला था, जिसे मैं तब से अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ। जेफ भी ये सुनकर सब समझ जाता है कि आखिर क्यों गुडियर फिंच के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आगे हम उन्हें एक बार फिर रोड पर देखते हैं, जहाँ जेफ को पता चलता है कि वो पोस्टकार्ड फिंच के अंकल ने नहीं बल्कि उसके डैड ने भेजा था। तभी उनकी मशीन बताती है कि इस एरिया में रेडिएशन बहुत कम है और तभी जेफ एक बटरफ्लाई को देखता है। वो तुरंत ये बात फिंच को बताता है, जो बाहर जाकर देखता है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर में बिल्कुल रेडिएशन नहीं है। बहुत टाइम बाद वो धूप को फील करके देखता है और इससे उसे बहुत खुशी मिलती है। वो अपना एक पुराना सूट पहनकर जेफ और गुडियर के साथ पिकनिक मनाने लगता है और कहता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम है। यहाँ जेफ उसे पोस्टकार्ड दिखाकर उसके डैड के बारे में पूछता है और फिंच उसे फिर से एक स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे उसके डैड आर्मी में होने के कारण बिजी रहते थे। फिर वो उसके 15 बर्थडे पर उसे पोस्ट कार्ड मिला, जिसमें उसके डैड ने उसे मिलने को बोला था और ये सूट भी उसने इसीलिए लिया था ताकि उन्हें इम्प्रेस कर सके। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। ये सुनकर जेफ उसे कहता है कि अगर वो अभी निकल जाए तो सिर्फ 18 घंटे में गोल्डन गेट ब्रिज पहुंच सकते हैं। लेकिन फिंच उसे बताता है कि मैं मरने वाला हूँ और तुम्हें मेरे पीछे गुडियर का ध्यान रखना होगा। फिर वो उसे गुडियर के साथ खेलना सिखाता है और तभी जेफ देखता है कि फिंच की तबीयत और बिगड़ रही है। वो उसे वापस वैन में ले जाता है, जहाँ जाते हुए फिंच उसे अलविदा कहता है और हम देखते हैं कि वो अपना आखिरी वक्त गुडियर के साथ बिताता है। रात को बाहर बैठे जेफ को गुडियर की रोने की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि फिंच अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो उसे एक कपड़े में लपेटकर उसका अंतिम संस्कार करता है और फिर अपने आगे के सफर की तैयारी करता है। आगे हम देखते हैं कि उसकी और गुडियर के बीच दोस्ती हो जाती है और वो फिंच के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी ही वो लोग गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और वहाँ फिंच के नाम का एक मेमोरियल बनाते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि उन्हें ब्रिज पर एक जेनिफर नाम की लड़की का मैसेज मिलता है, जो अभी हाल ही में लिखा गया है और वो दोनों उसे ढूंढने चल पड़ते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।